मैंने चेहरे पे मुस्कुराहट तारी कर लिया। आज काबीना का एक इजलास हुआ था। उस इजलास में असद उमर साहब पर जिस अंदाज में तनकीद की जा रही थी, क्या उससे काबीना में जो लोग शरीक थे और गुफ्तगू को सुन रहे थे और उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे थे, क्या उनको ये तासुर नहीं मिल रहा था कि असद उमर साहब जाने वाले हैं? देखिए मीर साहब, हमारी पार्टी एक रिवायती पॉलिटिक्स नहीं करती कि आप प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हों तो आप बस बाअदब होकर बादशाह की तरह बैठ जाएं। आप खुल के डिबेट करते हैं, खुल के बात करते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरी पार्टी में आप डिबेट करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे होते हैं और आपको वोट दिए होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे तासुर लेना चाहिए। मेरा ख्याल से कि ये एक रिवायत को कायम रहना चाहिए कि आप हर चीज़ के ऊपर खुल के बात करें। तो आज असद उमर साहब पे काबीना में तनकीद हुई। सर देखिए, तनकीद तो मैं नहीं कहूँगा, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे बिल्कुल हुआ सर, वो तो सबने करना भी था। और कुछ वजीरों का ख्याल था कि डिस्कशन नहीं, तनकीद हुई। चले वो साथ बैठे हुए हैं। Factual अच्छा, नहीं अब आप बताएं कि जी काबीना के इजलास में क्या हुआ? वहाँ काफ़ी लेदे हुई है जी इसके ऊपर, और महंगाई का बड़ा इशू हुआ। अब या तो अब ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद काबीना में मेजॉरिटी का ख्याल ये भी हो सकता है कि ये फैसला हो गया जो हम सुन रहे हैं, जो बात चल रही है कि जी शायद जा रहे हैं, नहीं जा रहे। हो सकता है ज़्यादा लोगों को ये भी यकीन हो गया हो कि जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो जानते जानते दो ला दो, तो जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं। नहीं, लेकिन वाडा साहब ऐसे नहीं है। वाडा साहब इस तरह मैंने तो वाडा साहब का नाम ही नहीं लिया कि इन्होंने तकदीक की है। अच्छा, नहीं, वो अगर आपको पता तो आप बता दें। पिछले इजलास में तनकीद की थी। देखिए महंगाई के इशू पे बड़ा सीरियस इशू हुआ, पॉलिसीज़ के ऊपर, एमनेस्टी स्कीम के ऊपर, और वाकई उसमें दो चार इश्यूज हैं। मैं तो हैरान रह गया, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एस्टिमेट भी नहीं लगाया हुआ कि एक हुजम होता ना कि चले हमें इतने पैसे आएंगे, वो हुजम भी नहीं शेयर हुआ हुआ। वाडा साहब से पूछ ले, मुझे नहीं पता कि इनके साथ शेयर हुआ है कि नहीं हुआ। मेरी इत्तला ये है कि अभी तक ये भी शेयर नहीं हुआ कैबिनेट कलीग्स के साथ कि हमारा क्या अंदाज़ा है कि बिकॉज आप जब पॉलिसी बनाते हैं हमें तो आप पॉलिसी एक वॉल्यूम से कमेंसरेट करती है। अच्छा, इतने पैसे आएंगे इसलिए हमें इस तरह की कंसेक्शंस देनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, एस्टिमेट ही नहीं है, तो आप कैसे थोड़ा सा बनाएंगे? बताएंगे कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे जो जिन लोगों ने इतराज़ात किया वो कौन कौन थे? मुझे इनका पता है, वाडा साहब ने भी किया। बिल्कुल मेरी इनसे भी बात नहीं हो सकी प्रोग्राम में, मैं खुद लेट पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं। एक दो एतराज़ात जो इन्होंने मुझे पता लगा उठाए हैं वो ठीक हैं, कुछ से मुझे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी बोले हैं। और मेरा ख्याल है वाडा साहब, अब मैं सिर्फ मुस्कुराता रहूँ या कोई सवाल भी करूँ आपसे? मुस्कुरा लें। मुस्कुराऊँ? ये सही कह रहे हैं। देखिए मीर साहब, डिबेट होती है और ये डिबेट पेंडिंग डिबेट है। अब इस पर और मजीद बहुत डिबेट होगी, और डिबेट करना सबका राइट है। अगर मैंने भी कोई चीज़ डिबेट की, अगर मेरे मशवरे से कोई एक चीज़ अच्छी होती है और किसी और के मशवरे से 10 चीज़ें अच्छी होती है, ओवरऑल पूरी पार्टी को, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन अब जावेद लतीफ़ साहब की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो जावेद लतीफ़ साहब फ़र्ज़ करें वो आपसे ये पूछना चाहें कि यार आप जब खुद अपोजिशन में थे, टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे इतनी तनकीद करते थे, आप हुकूमत में आ गए, आप सब कह रहे हैं ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम बड़ी अच्छी होती है, इसका क्या जवाब देंगे आप? सर मुझे आप टाइम देंगे 1-1.5 मिनट, तो मैं सारे जवाब एक साथ दे दूँ। चले, मैं जावेद लतीफ़ साहब की तरफ चला जाता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आपकी हुकूमत भी जारी करती थी, तो उस वक्त ये तनकीद करते थे, अब ये भी जारी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब तो आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि ये भी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी कर रहे हैं। देखें हामिद मीर साहब, हमें इनकी किसी बात पर कोई एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया हो। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अभी यहाँ मैं बात सुन रहा हूँ कि असद उमर साहब को तब्दील करने की बात हो रही है कि उनकी वजह से, उनकी नालायकियों की वजह से, नाअहली की वजह से महंगाई बढ़ी, या ख़जाना के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही हैं, IMF के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सारी चीज़ें तो तब हम करें जब अगर बाकी जो इनकी वजारतें हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रही हों। अगर आप गवर्नेंस बेहतर कर सके हों, अगर आप दाखिला खारजा पॉलिसी बेहतर कर सके हों, मैं तो ये कहूँगा कि ऑन दी होल जो है वो अगर ज़िम्मेदारी आएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर पर आएगी। और अगर आप किसी वज़ीर के चेंज होने की बात करते हैं या उनके कलमदान तब्दील करने की बात करते हैं, तो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि ये उनका इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, वो जिसको चाहें रद्दोबदल करते रहे। मगर कौम को तो ये चाहिए ना, आप एमनेस्टी स्कीम ले आएँ, आप IMF के पास चले जाएं, आप IMF के पास ना जाएं, आप दीगर जो मुसलमान ममालिक थे या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से उससे कर्जा लेके अपनी मईशत को बेहतर कर लें। आपने तो ये किया भाई
कि आपके पास 10 अरब डॉलर की मालियत के रिज़र्व थे और जो आपने दोस्त ममालिक से कर्जा लिया वो मिला के तो 15 अरब डॉलर की मालियत के आपके पास रिज़र्व होने चाहिए थे, जो कम होके 8.1 पर आ गए। तो किस तरह लोग आप पर एतमाद करें? आप महंगाई को आप देखें तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। यकीन करें अहमद मीर साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी लोगों को इस तरह, हाँ हमारी हुकूमत थी, उससे पिछली हुकूमतें थी, मुझे 40-45 साल हो गए हैं बतौर एक सियासी वर्कर के। लोग सीखपा होते थे हुकूमतों से, लोग कहते थे बड़ी महंगाई आ गई, कोई हमें भी ये दुआएं नहीं दे रहा होता था कि आप बहुत ठीक अच्छे है, आप ये कह रहे हैं कि आज हमें महंगाई दुआएं ने जरूर चीखें दे रहे निकलवा हैं दी हैं लोगों कि- की, लेकिन वाडा साहब बता रहे हैं कि इस पर तो आज काबीना के इजलास में भी बात हुई है। वाडा साहब, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है, इसको अब आपकी हुकूमत अगर इंट्रोड्यूस कर रही है तो मॉरली, पॉलिटिकली नहीं, मॉरली गलत नहीं कर रहे आप लोग? देखिए मीर साहब, इसमें मुझे 1.5 मिनट दे दीजिएगा। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको कौम को ये एजुकेट करना होगा कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, महंगाई का तूफान क्यों आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम सब गुजर क्यों रहे हैं। ये आप बार बार बता चुके हैं, क्यों कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी करप्ट थी इसलिए हो रहा है। नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप यहाँ से चोरी का पैसा बैंक अकाउंट में तो नहीं रख सकते, डॉलर्स की बोरियां भर के आप हवाले वाले को देंगे और वो घुमा के रेमिटेंस के थ्रू आपके पास लेंगे तो कदर अपनी खो बैठेगा रुपए। जब कदर खो बैठेगा तो महंगाई हो जाएगी। तो ये मैंने तो नहीं है सर, ये मेरा नाम तो नहीं है, इमरान खान साहब का तो नाम नहीं है, ये है सर टीटी। इस टीटी के अंदर सर आप नाम देके हमजा शहबाज $1,66,000, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता सर। तो ये पैसे पाकिस्तान से गए या पाकिस्तान में आए? सर ये पहले बोरियों में चोरी की गई, उसको डॉलर की मद में चेंज किया गया, फिर हवाले वाले को दिया गया, उसको भेजा गया, और जिस दिन गाड़ी खरीदनी थी, मिसाल दे रहा हूं, उस गाड़ी खरीदने वाले दिन तो टीटी हो आपके गई। पास वो जो बोरी गई थी उस, और किसके पास आपके पास पूरा ट्रैक है? सर एक मिनट ना सर, ये तो ट्रैक मैं नहीं बना सकता, ये टेलीग्राफ शहबाज हमजा शहबाज के नाम के हैं। ठीक है, उसी दिन टेलीग्राफिक ट्रांसफर के ये बैंक की कॉपी है, ये उसकी रिटर्न वो है बैंक की तरफ से रेमिटेंस की। ठीक है। उसके बाद ये साइनिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स है कि किस प्रॉपर्टी के तहत ये मंगाया गया है, किस इन्वेस्टमेंट के तहत मंगाया गया है, और इसके अगेंस्ट जो चीजें उसी दिन खरीदी गई हैं उसकी डिटेल भी मौजूद है। अच्छा, तो ये आपने खुद इन्वेस्टिगेशन किया या आपको किसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए? देखिए मीर साहब, वजारत भी नहीं थी और सदारत भी नहीं थी मेरे पास जब मैं ये सब एविडेंसेस कलेक्ट कर लेता था, और इसमें कुछ एविडेंसेस तो वैसे ही आ चुके हैं। तो जब ये तबाही तूफान आएगा, और फिर आपको मजेदार बात बताऊं कि कुछ ट्रेडिंग कंपनियां जैसे बरलास है यूएई की, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को रेमिट करती थी हवाले के पैसे से, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी। तो अगर ये सारी चोरी चकारी डाके पड़े होंगे तो महंगाई नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, तबाही नहीं आएगी, तो क्या होगा? जी, तो फिर क्या होगा? मालिक साहब, आप इनसे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, देखें जी, ये तो अभी इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे है और सबको जवाब देने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बरलास की जो बात कर रहे हैं इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इट मीन्स कि ये कोई वहाँ का एक कंपनी बनी होगी फ्रंट, जिससे काफ़ी लोगों के हवाले का काम करती होगी। सो दैट मस्ट बी अ शेल कंपनी सामने जो होता है। तो दो जगह पे उसका आना, ओमनी ग्रुप में भी, यहाँ भी, एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। बट इशू ये नहीं है, वो तो स्पेसिफिक जब इन्वेस्टिगेशन आएगी तो सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं वो ये है कि पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स। जब पहले मियाँ साहब की बात हुई तो मियाँ साहब ने उस वक्त जवाब नहीं दिए, उन्होंने कहा प्रॉपर फोरम में जाऊँगा। जब पीपल्स पार्टी पे बात हुई, वो भी अब वही स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि एहतसाब हो रहा है, वो भी बिलावल वगैरह भी उस पर जवाब नहीं दे रहे। अब फिर अब शहबाज साहब की फैमिली पे बातें आ गई। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में उलझ जाएं कि क्या चादर चार दीवारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको आई थिंक जवाब दें ताकि आप और मैं भी क्लियर हो जाएं और ये एक दूसरे पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना कर सकें। जो फैक्ट्स हैं वो सामने ले आएँ, जिसके पास जो फैक्ट्स हैं, अगर इनके फैक्ट्स सच्चे हैं तो ठीक है, अगर उनके हैं तो वो सच्चे हैं, लेकिन फैक्ट्स तो आए सामने। जवेद लतीफ़ साहब, क्या मालिक साहब सही नहीं कह रहे कि ख्वाह पीपल्स पार्टी है, ख्वाह नून लीग है, तो ये जो वाडा साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप अपना जवाब देने की बजाय आप कहते हैं कि वो नियाजी साहब वो भी करप्ट हैं, उनकी बहनें भी करप्ट हैं। अपना जवाब दें, आप दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? हामिद मीर साहब, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जवाब अपना देना होगा। ये किसी तौर मुनासिब नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इल्ज़ाम मेरे पे हो और मैं उसका कहूँ कि फैसल वाडा भी तो इसी तरह के हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री और ख़ास तौर पर माजी करीब में आप देख लें
कि क्या नवाज शरीफ पर सियासी केस नहीं बना, ये क्या ये सियासी सज़ा नहीं है? मेरा क्लेम ये है कि अगर ये सियासी सज़ा या सियासी केस नहीं था तो फिर 450 लोगों के नाम थे। अहमद मीर साहब, एक सेकंड, मेरी बात सुन लेना। एक सेकंड के लिए इजाजत दे। प्लीज 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 का लफ्ज मैं 3 दफा इस्तेमाल कर रहा हूं। फैसल वाडा साहब ने नवाज शरीफ साहब पे तनकीद नहीं की, उन्होंने हमजा शहबाज साहब का नाम लिया है, सलमान शहबाज का नाम लिया है। उसका जवाब उनकी वालदा का। मैं अर्ज करता हूं, मेरी गुजारिश ये है, मैंने नवाज शरीफ का नाम इसलिए लिया कि पहले तो नवाज शरीफ को टारगेट बनाया गया था। उस वक्त तो नवाज शरीफ का जिक्र किया करते थे, उस वक्त तो शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं होता था। आज क्योंकि ज़रूरत इनको शहबाज शरीफ की है तो आज शहबाज शरीफ का नाम लिया। जो मालिक साहब ने बात की है, इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होने दें। इन्होंने ये कहा है कि अदालतों में या किसी फोरम पर जब ये इन्वेस्टिगेट चीज़ें होंगी, ट्रायल होगा, तो वहाँ वो उसका जवाब देंगे। मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं ये पूछने का हक रखता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के कि आप ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि करप्शन, लूट मार, जो अभी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर इन्होंने पैसा लूट के बाहर ना ले जाते तो आज महंगाई ना होती। ओ भाई मेरे, 2018 से पहले आपको सब पता था, बकौल आपके या आपके बाकी वज़रा के, कि हमने कितना पैसा चोरी करके बाहर ले गए। आज 8 माह हो गए हैं, आप एहतसाब के अमल से हमें गुजरते रहने दें, वो ख़त्म ना करें। मगर खुदा के लिए जो हम चीखें निकाल रहे हैं, जो आवाम की आप चीखों का जिक्र आप कैबिनेट में कर रहे हैं, उनका तो ख्याल करें ना। वो तो मैंने नहीं कर दी। आज 8 माह का आप रिजल्ट क्या दें मुझे ये बताएं। आप कहते थे कि 8 अरब रोजाना इमरान खान साहब फरमाते थे कि करप्शन होती है। आप अहमद मीर साहब मुझे ये बता दें कि आज तो फरिश्तों की हुकूमत है, 8 अरब रोजाना की जो करप्शन हो रही थी आज तो रुक गई है ना, आज तो कोई नहीं ले रहा, उसका हिसाब दे दे। मुझे ये बताएं इसका कि आज तो ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आज तो उसको रोक के बताएं। जी मीर साहब देखें, एक साहब हैं जो इस दुनिया में नहीं है, रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब की आमदनी है 500 रुपये, वो 3.5 करोड़ रुपए इस रेमिट में हमजा शहबाज को भेजते हैं। वो मुल्क से आज तक बाहर नहीं गए हुए और ना उनका बैंक अकाउंट है, और रिसीव किया हमजा शहबाज ने और उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसके बाद आप आ जाएं अब्दुल्ला साहब के पास, ये ठेले वाले हैं, ये $1,66,000 भेजते हैं और मैं रेमिटेंसेस बता रहा हूँ, उसके बाद टेलीग्राफिक ट्रांसफर की डिटेल्स भी दे रहा हूँ और परचेज की भी डिटेल्स दे रहा हूँ। ठीक है सर। अब आप आ जाएं, अली इमरान साहब कौन है? शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मुल्क से भागे हुए। क्यों भागे हुए? उनका जो इकराम है फ्रंटमैन, उससे 1 बिलियन की रिकवर कर लिए नैब ने प्रॉपर्टी, जो अभी पंजाब गवर्नमेंट को सारी बातें सही कह रहे हो। नहीं, ये सब नेक लोग जो है, नेक लोगों का नाम लेता हूं। अली इमरान कौन है? शहबाज शरीफ का दामाद है। सलमान शहबाज कौन है? शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। ठीक है। हमजा शहबाज साहब जब इख्तियार में आते हैं 2008 में, तो सुलेमान की रेमिटेंस शुरू होती है। डार साहब भागे हुए हैं, डार साहब के दोनों बेटे भागे हुए हैं, इमरान नवाज साहब के दामाद, आप सारी बातें एक जो दामाद है घर दामाद, वो सर बेल के ऊपर है, बेटी बेल के ऊपर है। ये पूरा खानदान क्यों है बेल में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सारी बातें सही कह रहे हैं। ये जो आपने सारे जो फैक्ट्स बयान किए हैं, क्या इन फैक्ट्स की वजह से दवाइयां महंगी हो गई हैं? अच्छा, दवाइयां महंगी करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अली इमरान और उनकी वालदा और उसकी बहनें। देखिए मीर साहब, मैं आपसे इन जनरल जो महंगाई है ना, उसका मैं बड़ा सिंपल आपको बता रहा हूं कि ये सारे चोरों का टोला जो मैंने बताया, और मैं रेमिट बता रहा हूं ना, मुझे जावेद लतीफ साहब, मियां लतीफ साहब ये कह दें कि ये रेमिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में नहीं हुई है। ठीक है, आप ठीक है। एक दूसरा सर मैं ये कहता हूं कि जब आप यहां से डॉलर चोरी करेंगे, पैसे चोरी करेंगे, बैंक में तो नहीं रखेंगे, वो डॉलर की मद में जब आप जमा करके मनी चेंजर को देंगे रेमिट के लिए अगले दिन के लिए, तो कदर जब खोएगा तो इनका तो मसला बड़ा आसान है, इनकी जायदाद डबल हो जाती है जब डॉलर डीवैल्यू होता है पाक रुपीस। जी मालिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, गवर्नेंस बड़ा सीरियस इशू है इस गवर्नमेंट का। जो सीधी सी बात है, आपने ये जो दवाइयों की बात की, इसमें गवर्नमेंट ने बड़े धांसूदार बयानात भी आए, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर के बयानात भी आए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आप पंजाब में चले जाएं, 8 महीने में 4 IG चेंज हो रहे हैं, 2 चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो रहे हैं, बाकी सेक्रेटरीज तो अब गिनतियां छोड़ देंगे कितने कितने चेंज हो रहे हैं। बात सीरियस। ये जो अद्वियात महंगी हुई है, अगर इसकी इंक्वायरी हो तो क्या होगा? देखें, इन सब ने एक आर्गूमेंट देना शुरू कर दिया कि जी अद्वियात इसलिए महंगी हो गई है क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। चलें, डॉलर महंगा हो गया, 33% आपकी कीमत गिरी, रुपए की डिप्रिशिएट हुई। चलें, आप मुझे समझा दें जी दवाइयाँ 50% महंगी हो गई।
वो कई जगह 200% महंगी हो गई हैं। 300 महंगी होगी। अच्छा, लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी होगी। और ये हामिद, ये वो चीज़ें नहीं कि जो हमारी ऑप्शनल हैं। हम रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे, चलें हम दूध ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, बी ग्रेड कर लेंगे। दवाई आप मजबूरन खाते हैं, दवाई की आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैंने नहीं खानी। ये वो चाकू आपको लग रहा है कि जिससे आप बच ही नहीं सकते। ये आप बाकी दुनिया में हर चीज़ अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। छोटे घर में आ जाते हैं, गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, मोटरसाइकिल में बस पे चले जाएंगे। भाई दवाई तो एक मजबूरी है। इस पे जो गवर्नमेंट का रिएक्शन होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट की इस पे पॉलिसी आनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती।